नमस्ते। तो कभी सोचा है कि एक छोटा सा साधारण सा गांव एक हलचल भरे बड़े शहर में कैसे बदल जाता है? आज हम प्राचीन भारत के एक ऐसे ही शानदार सफर पर निकलेंगे, ये देखने के लिए कि कैसे छोटी-छोटी बस्तियां बड़े-बड़े व्यापारिक केंद्र बन गईं और उन्होंने पूरी दुनिया से अपने रिश्ते कैसे बनाए। और जानते हैं, ये सब शुरू हुआ एक बहुत ही मामूली से दिखने वाले आविष्कार से, लोहे की कुल्हाड़ी। हाँ, देखने में तो ये एक बड़ा ही साधारण सा औजार लगता है, लेकिन इसी एक खोज ने इतिहास का रुख मोड़ दिया और बड़े-बड़े साम्राज्यों के लिए रास्ता तैयार कर दिया। चलिए देखते हैं कैसे। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। हम शुरुआत करेंगे लोहे से आई क्रांति से, फिर गांव की जिंदगी को समझेंगे, उसके बाद शहरों के बनने की कहानी देखेंगे, फिर व्यापार और व्यापारियों की हलचल भरी दुनिया में उतरेंगे और आखिर में देखेंगे कि कैसे प्राचीन भारत ने दुनिया से अपने तार जोड़े। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, लोहे से क्रांति, और देखते हैं कि कैसे एक नई तकनीक ने जमीन का पूरा नक्शा ही बदल दिया। तो आप इस टाइमलाइन को देखिए, इससे पता चलता है कि ये बदलाव कितनी तेजी से आया। लगभग 3000 साल पहले लोहे का इस्तेमाल शुरू हुआ और बस 500 साल के अंदर अंदर ही खेती में इसका इस्तेमाल एक क्रांति ला रहा था। और 2300 साल पहले तक तो इस नए समाज की कहानियां संगम साहित्य जैसे बड़े ग्रंथों में लिखी जा रही थी। तो लोहे ने पूरा खेल बदला कैसे? देखिए, ये एक तरह की चेन रिएक्शन थी। सबसे पहले लोहे की मजबूत कुल्हाड़ियों से जंगल साफ हुए, खेती के लिए नई जमीन मिली। फिर लोहे के हल ने जमीन की जुताई को पहले से कहीं ज्यादा बेहतर बना दिया, और जब इसमें अच्छी सिंचाई भी जुड़ गई तो नतीजा, खेती के उत्पादन में जबरदस्त बढ़ोतरी हो गई। अब जब खेतों में इतना अनाज पैदा हो रहा था तो जाहिर है गांव की जिंदगी भी बदलनी ही थी। और यहीं से हम आते हैं अपने दूसरे हिस्से पर, गांव में जीवन। क्योंकि जब नई दौलत आती है तो नया सामाजिक ढांचा भी बनता है। हाँ, तो सवाल यही उठता है कि इन गांवों में आखिर कौन लोग रहते थे? क्या सब एक जैसे थे या समाज में कोई ऊंच नीच थी? और मजे की बात यह है कि पूरे उपमहाद्वीप में गांवों का समाज एक जैसा नहीं था। अगर हम उत्तर भारत को देखें तो वहां ग्राम भोजक और गृहपति जैसे ताकतवर लोग थे। वहीं दक्षिण भारत में समाज बड़े जमींदारों यानी वेल्लालार, साधारण हलवाहे यानी उनवार और भूमिहीन मजदूरों जिन्हें कड़ेसियार कहते थे, उनमें बटा हुआ था। तो ये ग्राम भोजक था कौन? असल में ये उत्तरी भारत के गांव का मुखिया होता था और आमतौर पे गांव का सबसे बड़ा जमींदार भी वही होता था। ये पद पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही परिवार में रहता था और ताकत तो इनके पास बहुत थी। ये राजा के लिए टैक्स वसूलते थे, कभी कभी जज बन जाते थे तो कभी पुलिस का काम भी कर लेते थे। अब देखिए, खेती से जो इतना सारा अनाज एक्स्ट्रा बच रहा था, उसने कुछ लोगों को दूसरे काम करने का मौका दिया। कोई कारीगर बन गया, कोई व्यापारी, और बस यहीं से शुरू होती है शहरों के बनने की कहानी। तो चलते हैं हमारे तीसरे हिस्से पर, शहरों का उदय। मथुरा का ही उदाहरण ले लीजिए। यह शहर कोई नया नहीं है, 2500 साल से भी ज्यादा पुराना है। और इसकी लोकेशन क्या कमाल की थी, ठीक 2 बड़े व्यापारिक रास्तों के चौराहे पर। यह सिर्फ एक व्यापारिक केंद्र ही नहीं था, बल्कि मूर्तिकला का एक बहुत बड़ा सेंटर था, कुषाणों की दूसरी राजधानी था, और साथ ही बौद्ध मठों और जैन मंदिरों वाला एक बड़ा धार्मिक केंद्र भी था। और इन नए शहरों की कारीगरी, अरे वाह, कमाल की थी। जरा इस बर्तन को देखिए, इसे कहते हैं नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। इसकी जो चमकदार फिनिश है ना, वो उस दौर के कारीगरों के हुनर की कहानी कहती है। तो सवाल ये है कि इतने सारे कारीगरों और व्यापारियों को कौन ऑर्गेनाइज करता था? इसका जवाब है श्रेणी। ये एक तरह की एसोसिएशन या गिल्ड होती थी शिल्पकारों और व्यापारियों की। ये श्रेणियां ट्रेनिंग देती थीं, कच्चा माल खरीदती थीं, तैयार माल को बाजार तक पहुंचाती थीं, और तो और ये बैंकों की तरह भी काम करती थीं। सोचिए जरा। तो ये श्रेणियां जो थीं वो अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी बन गई थीं। और यहीं से हम पहुंचते हैं अपने चौथे पड़ाव पर, व्यापार और व्यापारी, जो इस नई अर्थव्यवस्था की धमनियों की तरह थे। अब देखिए, जब इतना व्यापार होगा तो लेन देन के लिए पैसा तो चाहिए ही, है ना? तो ये है आहत सिक्के, हमारे उपमहाद्वीप के सबसे पुराने सिक्के। धातु के इन छोटे छोटे टुकड़ों ने व्यापार करने के तरीके में ही क्रांति ला दी। तो ये आहत सिक्के क्या थे? आहत का मतलब ही है चोट मारकर बनाया गया। ये सिक्के धातु की चादर को काटकर चौकोर या आयताकार बनाए जाते थे और फिर उन पर अलग अलग चिन्हों का ठप्पा लगाया जाता था।
इन पर कुछ लिखा नहीं होता था, बस निशान होते थे, और ये लगभग 500 साल तक चले। लेकिन व्यापार सिर्फ सिक्कों का लेन देन नहीं होता, उसमें कहानियां होती हैं, इंसान होते हैं। संगम साहित्य की एक कविता सुनिए जरा। खेतों का सफेद धान गाड़ियों पर नमक के लिए लदा हुआ, नमक के व्यापारियों के परिवार पीछे हटते हुए शहर को खामोश छोड़ जाते हैं। कितनी खूबसूरती से बताया गया है कि कैसे अनाज के बदले नमक जैसी जरूरी चीजों का व्यापार होता था। और ये व्यापार सिर्फ देश के अंदर तक ही सीमित नहीं था। तो अब हम पहुंच चुके हैं कहानी के आखिरी और शायद सबसे रोमांचक पड़ाव पर, हमारा 5वां हिस्सा, दुनिया से जुड़ाव। कैसे प्राचीन भारत एक ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क का हिस्सा बना। चलिए आपको ले चलते हैं अरिकामेडू, आज के पुडुचेरी में एक पुराना बंदरगाह। यहां जो मिला है ना, वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का पक्का सबूत है। पुरातत्वविदों को यहां एक बड़ा गोदाम मिला है और साथ ही भूमध्य सागर के इलाके से आए मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं, जैसे एम्फोरा और एरिटाइन वेयर। ये साफ बताता है कि भारत एक ग्लोबल नेटवर्क से जुड़ा था। तो अरिकामेडू जैसी जगहों पर हमें एक साथ दो अलग अलग दुनियाएं देखने को मिलती हैं। एक तरफ अपने देश के आहत सिक्के और लिखाई, और दूसरी तरफ हजारों मील दूर से आया हुआ सामान। ये तस्वीरें एक जुड़ी हुई दुनिया की कहानी कहती हैं। और कमाल की बात यह है कि हमारे पास एक पुराने यूनानी नाविक का लिखा हुआ ब्यौरा भी है, जिससे पता चलता है कि बेरी गाजा यानी आज के भरूच के बंदरगाह पर क्या क्या आता जाता था। शराब, तांबा, सोना जैसी चीजें बाहर से आती थीं, तो वहीं हिमालय की जड़ी बूटियां, हाथीदांत और रेशम यहां से बाहर भेजे जाते थे। सच में एक ग्लोबल मार्केट। इस व्यापार की कीमत का अंदाजा आप बस इस एक बात से लगा लीजिए। रोमन साम्राज्य में दक्षिण भारत से जाने वाली काली मिर्च को काला सोना कहा जाता था। सोचिए, ब्लैक गोल्ड। और ये मत सोचिए कि ये सब हाल फिलहाल की खोज है। इन बड़े बड़े व्यापारिक नेटवर्कों के बारे में तो आज से 2300 साल पहले लिखी गई संगम कविताओं में भी मिलता है। ये दिखाता है कि ये वैश्विक रिश्ते कितने पुराने और गहरे थे। और यहीं पर मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। जरा सोचिए, आज की जो हमारी एक ग्लोबल दुनिया है, जहां सामान पलक झपकते ही एक देश से दूसरे देश पहुंच जाता है, उसकी नींव कहीं ना कहीं इन पुराने रास्तों और रिश्तों पर ही तो नहीं टिकी है।